ये जो मकर जाल बन जाता है नसों का, और ये सिर्फ पैरों में ही क्यों होती है? क्या होती है असल में ये वैरिकोज वेन्स? आपके वाल्व्स खराब हो जाते हैं। जब भी वाल्व्स खराब होंगे तो खून ऊपर नहीं चढ़ेगा और पैरों में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, तो नसें समय के साथ फूलनी शुरू हो जाएंगी। और ये वैरिकोज वेन्स कब सीवीआई में बदल जाती है? तो ये सीवीआई क्या होता है? जख्म वाली स्टेज पे आना तो सबसे बड़ी बात है, बिकॉज ये स्टेज वेरिकोज वेन शुरू होने से जख्म तक की जर्नी कम से कम 5 से 10 साल की है। सर्जरी करानी पड़ भी गई तो क्या एक और डर आ जाता है कि कहीं ये दिक्कत फिर से तो नहीं लौट आएगी? रिकरेंस रेट आजकल न्यू सर्जिकल प्रोसीजर्स में बहुत कम हो गया है। नमस्कार, टोटल हेल्थ पॉडकास्ट के एक और बेहद ही खास एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। क्या आपके पैरों में उभरी हुई नीली नसें दिखाई देती हैं? और जब दिन ढलता है तो यही नसों में आपको दर्द, सूजन और भारीपन होने लगता है, और यही नसें का जो दर्द है वो असहनीय सा हो जाता है। ये जो नसों की बात हो रही है ये वैरिकोज वेन्स कहा जाता है। वैरिकोज वेन्स में आपको जो दर्द है वो ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आता है और आपको लगता है कि क्या ये सिर्फ उम्र का असर है? क्या इसका कोई देसी इलाज संभव है? क्या इसके इलाज में दवाइयाँ और सर्जरी भी ज़रूरी हो सकती है? इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय यादव, जो सर गंगाराम हॉस्पिटल के साथ जुड़े हुए हैं और वैरिकोज सर्जन हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में आपका। थैंक यू वेरी मच भावना जी। सबसे पहले शुरुआत इसी सवाल से, जब हम कह रहे हैं ये नीली नसें, ये जो मकर जाल बन जाता है नसों का, और ये सिर्फ पैरों में ही क्यों होती हैं? क्या होती हैं असल में ये वैरिकोज वेन्स? तो वेरिकोज वेन्स अगर आप क्लासिकली देखे जाए तो हमारे यहाँ खून की धमनियाँ होती हैं। तो एक खून लाती है और एक वापस लेके जाती है। जो वापस लेके लाने वाली नस के नब्स देखते हैं, जिसको हम नब्स के डॉक्टर हैं, नब्स होता था। पर जो वापस ले जाने वाली वेन्स होती हैं वो आपको जैसे हाथ के नीचे हल्की हल्की नीली नीली नसें नज़र आती हैं। तो उनके अंदर क्योंकि खून आपको ग्रेविटी के अगेंस्ट लेके जाना, ग्रेविटी मतलब जो आपके खड़े हैं तो आपको खून पैरों से दिल की तरफ लेके जाना, तो उसमें प्रेशर नहीं है जी। तो उसके अंदर वाल्व्स होते हैं जिससे खून सिर्फ ऊपर चढ़े और वापस पैरों में ना रुके। बट किसी किसी लोगों में, लेडीज़ में, आपके वाल्व्स खराब हो जाते हैं। जब भी वाल्व्स खराब होंगे तो खून ऊपर नहीं चढ़ेगा और पैरों में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, नसें समय के साथ फूलनी शुरू हो जाएंगी। वो फिर हमें एक वेरिकोज वेन की तरह नज़र आनी शुरू होती हैं। तो पैरों में क्योंकि लंबी नसें हैं, दिल से ज़्यादा दूर हैं, इसलिए ज़्यादा नज़र आती हैं। हाथ की नसों में हमें वेरिकोज वेन नहीं होती, बिकॉज हाथ हिलते रहते हैं, चलते रहते हैं, तो खून का ड्रेनेज अपने आप बढ़ जाता है। पर हमारे शरीर में तो हज़ारों ऐसी नसें हैं, तो ये नसों का दर्द सिर्फ पैरों में ही क्यों होता है? इसलिए क्योंकि वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली, क्योंकि होता क्या है कि जब तक नसों में खून चल रहा है तब तक आपको तंग नहीं होंगे। बट आप ज़्यादा देर खड़े रहते हैं या ज़्यादा देर बैठे रहते हैं या ज़्यादा देर उकड़ू होकर बैठे रहते हैं कि चौकड़ी मार के बैठे हुए, तो सारा खून पैरों में रुक गया आपका, वापस नहीं चल रहा है। जब भी पैरों की नसें ऐसे फूलेंगी तो आपको पैरों में भारी बनाना शुरू हो जाएगा, पैरों में सूजन आनी शुरू हो जाएगी, नसें और मोटी हो जाएंगी। एंड जैसे जैसे मोटी होती रहेंगी, जैसे जैसे इसमें खून रुकता रहेगा, आपका दर्द, आपकी सूजन, आपकी तकलीफ बढ़ती चली जाएगी। कहा जाता है ये तो सिर्फ उम्र का असर है, तो क्या ये सिर्फ उम्र का असर है या युवाओं में भी ये बढ़ती हुई दिक्कत नज़र आ रही है? ये हर उम्र में मिलता है। करीब करीब 10-15 साल के उम्र से आपको वेरिकोज वेन्स हल्की हल्की किसी किसी पेशेंट में नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। ओल्ड एज में ज़्यादा चांसेस दिखते हैं, पर अगर आप क्लासिकली अगर आप देखें कि जी दुनिया में इसकी कितनी प्रेवलेंस है, तो करीब करीब 80% लेडीज़ उम्र भर में उनको कभी ना कभी वेरिकोज वेन होंगी। जेंट्स में करीब 50 से 60% है, बट लेडीज़ में थोड़ा ज़्यादा प्रेवलेंस है। एंड आई थिंक एक कारण प्रेगनेंसी भी होता है इसमें जी। हेवियर लेडीज़, जो थोड़ी से वेट जिनका ज़्यादा है, ज़्यादा देर किचन में खड़ी रहते हैं, ज़्यादा देर बैठे रहते हैं, या फिर लेडीज़ को प्रेगनेंसी के बाद खासकर वेरिकोज वेन होने की क्षमता थोड़ी सी बढ़ जाती है। कौन सबसे ज़्यादा इससे अफेक्टेड होता है? कहा जाता है कि वैरिकोज वेन्स उन्हें ही होती हैं जो ज़्यादातर खड़े रहते हैं। तो क्या सिर्फ जिनके प्रोफेशन ऐसे हैं जहाँ खड़े रहने का काम ज़्यादा है उन्हीं को इस वैरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, या जो लोगों की लाइफ में स्टैग्नेंसी ज़्यादा है उन लोगों को भी ये दिक्कत हो सकती है? होने में किसी को भी हो सकती है। जेनेटिक्स में भी चलता है। अगर आपके पेरेंट्स दोनों को थी वेरिकोज वेन तो 80% चांस है कि आपको भी हो। एक पेरेंट हो तो शायद 50% से भी कम है, पर होने में किसी को भी हो सकती है। हाँ, जो ज़्यादा मोटे होते हैं, जो बाय प्रोफेशन ज़्यादा देर खड़े रहते हैं, तो इंक्लूडिंग जैसे आपने सही कहा, टीचर्स, ट्रैफिक पुलिसमैन, चौकीदार, नर्सेज, इवन सर्जन्स जो 10-10 घंटे की सर्जरी लंबी कर रहे हैं, उनको भी चांसेस बढ़ जाएंगे। जो
किसी किसी की पुरानी कभी कोई क्लॉटिंग हो रखी है, कि जैसे जिसको डीवीटी कहते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जिसमें जी। पुरानी धमनियों में कभी क्लॉट जमा हुआ था, तो उनको भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। आई थिंक होने में सबको हो सकती है, बट कुछ लोगों को ऑब्वियसली चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। आप तो हर रोज़ ओपीडी में इस तरीके के पेशेंट्स देखते होंगे, तो किस तरीके के पेशेंट्स क्या दिक्कत लेकर आते हैं? ना दो तरीके से अगर हम इसको डिवाइड करें, एक होता है कॉस्मेटिक। ठीक है। कॉस्मेटिक में है कि आपकी कुछ कुछ नसें नज़र आनी शुरू हो गई हैं, बट कोई बहुत मोटी नहीं है। तो एक होती है स्पाइडर वेन या टेलेंजिक्टिसिया कहते हैं, या जैसे मकर जाल कहते हैं। तो मकर जाल इज क्लासिकली स्पाइडर वेन, तो बिल्कुल महीन बाल जितनी पतली नसें आपके पैरों में दिखाई देंगी। तो हमारे बहुत यंग पेशेंट्स जो आते हैं वो इस स्टेज में आते हैं, यंग गर्ल्स बॉयज़ इस स्टेज पे आते हैं कि बिल्कुल छोटी छोटी नसें नज़र आनी शुरू। यूजुअली वो कॉस्मेटिक होती हैं और उसके वो तंग नहीं करती हैं, देखने में बुरी लगती हैं मे बी, बट कोई परेशानी नहीं करेगा वो। तो उस स्टेज पे भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है, बट उसका एक कॉस्मेटिक कारण हो गया। उससे बड़ी हुई तो वो 3 मिलीमीटर तक की नस को रेटिकुलर वेन्स कहा जाता है। रेटिकुलर वेन्स भी बहुत पतली पतली होती हैं, बट वो ये बताती हैं कि अंदर की बड़ी नसों में कुछ गड़बड़ शुरू हो गई है, जिसकी वजह से इनके ऊपर प्रेशर आके ये फूलनी शुरू हो गई है। फिर थर्ड स्टेज आती है जिसमें हम कहते हैं कि जिसको वेरिकोज वेन्स हो गई है प्रॉपर। जी। तो वेरिकोज वेन्स का मतलब है कि आपकी वेन करीब 3 मिलीमीटर से मोटी है, होने में आपकी 1 सेंटीमीटर तक भी हो सकती है, दिखनी शुरू हो गई है पैरों में। तो पैरों में बड़े बड़े नीले गोले दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, जैसे कई बार हम बैग ऑफ ग्रेप्स कहते हैं कि भाई जैसे अंगूर की तरह मोटे मोटे दिखते हैं, कई बार लंबे लंबे सांप की तरह नज़र आती हैं। एंड उस स्टेज पे हमें लगना शुरू हो जाता है कि अब हमें कुछ सर्जरी के बारे में सोचना चाहिए, या इस स्टेज में प्रिकॉशंस के बारे में स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए। ये वैरिकोज वेन्स में कुछ स्टेजेस भी होती हैं, और कौन सी स्टेज पर लगता है कि अब स्टेज ऐसी आ गई है जहाँ लगता है कि अब ये इनको एक सिर्फ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम की तरह नहीं देखा जा सकता, अब एक सर्जन या वैस्कुलर सर्जन या एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेना ज़रूरी हो गया है? आइडली तो मैं कहूँगा कि जी आप जल्दी दिखा दीजिए, बिकॉज अगर आप इसको स्पाइडर वेन या फिर जो रेटिकुलर वेन वाली हमने स्टेज कही थी, जब बाल जितनी बड़ी हों या फिर 3 मिलीमीटर से छोटी हों, अगर आप उस स्टेज पे इसको रुकवा दो एंड लाइफस्टाइल चेंजेस, प्रिकॉशन, स्टॉकिंग से, तो 95% चांस है कि ये प्रोग्रेस नहीं होगी आपकी। बट अगर आप वेरिकोज वेन की स्टेज पे आए हो तो प्रिकॉशंस तो तब भी लेने हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस तब भी करने हैं, बट फिर सर्जरी की जरूरत की चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो एंड ये इंपॉर्टेंट मैसेज है, मैं आई थिंक सबको देना चाहूँगा आपको इस स्टेज पे, हर वेरिकोज वेन का इलाज सर्जरी नहीं है, बट हर वेरिकोज वेन का इलाज लाइफस्टाइल चेंजेस है। तो आपको लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस तो करने ही हैं। आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई वांट टू कन्वे। बिल्कुल, लाइफस्टाइल चेंजेस की जब आप बात कर रहे हैं तो लाइफस्टाइल में आजकल तो भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, कई चीज़ों तो बिल्कुल अनअवॉइडेबल हैं सर, और अगर खड़े रहने का प्रोफेशन है तो है, क्या ही कर सकते हैं, फिर उस प्रोफेशन से तो हटा नहीं जा सकता। तो ऐसे कामों में जब हम हैं तो क्या किया जाए ताकि हमें ये दिक्कत आए ही ना? अच्छा, एक्सीलेंट क्वेश्चन अगेन, एंड आई विल टेल यू व्हाई। बिकॉज होता क्या है कि हम कहते हैं कि लाइफस्टाइल चेंजेस करो, एंड लाइफस्टाइल चेंजेस हमें लगता है कि बहुत मुश्किल काम है, बट एक्चुअली में नहीं है। आई विल टेल यू व्हाई। ना हम यहाँ बैठे हैं अभी, हमारा आधे घंटे का पॉडकास्ट है, तो अगर हमें लगता है कि हम बैठे हैं तो हम कैसे एक्सरसाइज करेंगे, कैसे क्या करेंगे, बट इस समय बैठे बैठे भी अगर आप पैर हिलाते रहो, उंगलियां चलाते रहो, आपकी काफ एंकल को ऊपर नीचे कर रहे हैं जी, यानी ये कॉन्शियसली कर रहे हैं आप, बट एक बार आदत पड़ जाएगी तो आप हिलाते रहेंगे। जो ये काफ मसल्स आप हिला रहे हैं, पैर हिला रहे हैं, वो आपके एक हमारी जो काफ होती है उसके अंदर एक सेकंड हार्ट कहते हैं उसे, तो दीज आर सोलियर वेन्स का हमारे एक साइनसेस होते हैं, वो मसल्स के अंदर है। तो मसल्स जब भी उसको दबाती हैं, जब आप काम कर रहे हैं या पैर हिला रहे हैं तो हिला रहे हैं, वो जैसे ही वो एक्स्ट्रा खून को ऊपर हार्ट की तरफ पंप कर देगा तो आपकी वेरिकोज वेन्स पे फूलने नहीं देगा। तो वो एक तरह से प्रिवेंशन भी हो गया आपका, एक तरह से ट्रीटमेंट भी हो गया। तो मेरे सारे पेशेंट्स को मैं कहता हूँ कि आप जितना ज़्यादा एक्सरसाइज कर सकते हैं, रेगुलराइज आप वॉकिंग कर सकते हैं, प्लीज़ करते रहिए। आप खड़े हैं, खड़े रहने का प्रोफेशन है, आप टिप टोइंग करते रहिए। कोई आप पंजे पे चले गए, एडी पे चले गए, थोड़ी देर खड़े हो गए, जो आपकी मूवमेंट है वो आपके एक्स्ट्रा ब्लड को पैरों से वापस हार्ट की तरफ पंप कर देगा जी, एंड आपकी वेरिकोज वेन फिर बढ़ेगी नहीं। और ये जो वेरिकोज वेन्स दिखती कैसी हैं, ये भी बड़ी ज़रूरी है जानना, और कहाँ तक होती है? कहा जाता है घुटने के ऊपर से नहीं आती, उसके नीचे नीचे पैरों तक, ये पीछे टांगों के पीछे दिखती हैं, तो कैसे शुरू में दिखनी शुरू होती हैं और फिर ये कैसा गंभीर रूप ले लेती है?
आप शुरू में तो देखिए आपको कुछ नसें नज़र आएंगी, चाहे थाई पे हों, चाहे आपके घुटने के पीछे जैसे आप सही कह रहे थे, और पिंडलियों में नज़र आती हैं। एंकल के पास सबसे ज़्यादा नज़र आएंगी, क्योंकि जितना ज़्यादा हम हार्ट से दूर होंगे उतनी ज़्यादा, आप जितना नीचे का हिस्सा होगा उतना ज़्यादा उस नसों में प्रेशर आएगा, उतना ज़्यादा वो फूलनी शुरू होंगी। पर देखने में स्टार्टिंग में छोटी होंगी, बाद में फिर ये बड़ी होती चली जाएंगी। जब बहुत सीवियर हो जाती हैं तो पैरों में कालापन आना शुरू हो जाता है। कालापन आते आते धीरे धीरे छोटे छोटे काले धब्बे नज़र आएंगे आपको, ब्राउन से काले धब्बे। वो बेसिकली ब्लड का लीकेज हो रहा है नस से उस समय। फटी हैं स्किन के नीचे कुछ नसें, उस खून रिस गया है, खुजली होनी शुरू हो जाती है उस स्टेज पे। फिर धीरे धीरे स्किन काली पड़नी शुरू हो जाएगी और फिर उसमें जख्म भरने शुरू हो जाते हैं, तो उसको वीनस अल्सर कहते हैं। तो अगर हम स्टेज 1 कहते हैं कि बाल बराबर नस है, स्टेज 2 डिजीज़ में हम कहते हैं कि आपका नसें मोटी हो गई हैं, दिखनी शुरू हो गई हैं जी। स्टेज 3 में हम सूजन हो गई है, स्टेज 4 में आपके स्किन पे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, कालापन आना शुरू हो जाता है, स्किन पतली सी टाइट सी हो जाती है, बहुत ही इरिटेबल सी स्किन हो जाती है। स्टेज 5 और 6 जख्म वाली स्टेज है। तो 6 पे होता है कि जख्म एक्टिव है, और 5 पे मतलब वो जख्म भर चुका है जी। बट ये जख्म बार बार बनता रहेगा आपको। तो साल में हो सकता है कि आप मेहनत करो, 2-3 महीने में जख्म भरा और फिर से जख्म बन गया, तो साल में 2 से 3 बार आपका जख्म खुलेगा। और ये वेरिकोज वेन्स कब सीवीआई में बदल जाती है? तो ये सीवीआई क्या होता है और इसका प्रभाव कैसे पड़ता है उस व्यक्ति पर जो वेरिकोज वेन से पहले से ही प्रभावित है? तो सीवीआई इज क्रॉनिक वीनस इनसफिशिएंसी। बेसिकली आपकी वेन्स में वो तकलीफ हो रही है ना, उसकी 2 कारण भी हो सकते हैं। एक होता है कि आपकी पुरानी कभी कोई क्लॉटिंग हुई हो, या फिर आपको कोई पुरानी कोई मेजर सर्जरी हुई हो जिसमें कोई नसें डैमेज्ड हैं आपकी, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो सीवीआई इज ए बिगर टर्म, कि एक वो बड़ा चीज़ है, उसके अंदर वेरिकोज वेन एक उसका ही पार्ट है। एंड अनफॉर्चुनेटली वेरिकोज वेन्स के अधिकतर पेशेंट हमारे पास स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 पे आते हैं, कि उनको सबको पता था कि पैरों में नसें फूल रही हैं, सबको पता था कि पैरों में सूजन आनी शुरू हो गई है, बट ये तो सभी को हो रही है, तुम्हारे भी हो रही है, मेरे भी हो रही है, इसका क्यों इलाज कराना? बट यही गलत है। इलाज स्टार्टिंग में शुरू हो जाएगा तो वो स्टेज बढ़ेगी नहीं। तो अगर शुरू में आप इलाज करा लेंगे तो आगे तकलीफ कम पाएंगे। और जब आप पेशेंट से मिलते हैं डॉक्टर साहब, तो आपको लगता है कि पेशेंट्स इस दिक्कत को एक आम दिक्कत समझ कर आते हैं और इसको नज़रअंदाज करते रहते हैं, और जब तक दिक्कत बढ़ नहीं जाती तब तक डॉक्टर के पास जाना नहीं हो पाता और तब लेट हो जाता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। एंड जख्म वाली स्टेज पे आना तो सबसे बड़ी बात है, बिकॉज ये स्टेज वेरिकोज वेन शुरू होने से जख्म तक की जर्नी कम से कम 5 से 10 साल की है। तो आपने 5 से 10 साल किसी चीज़ को नेग्लेक्ट किया है, एंड उसके बाद आपका जख्म बन रहा है। तो अगर ये चीज़ 5 साल पहले, 10 साल पहले आपने केयर कर ली होती तो आज भी पैर वैसे ही होता। तो क्यों इसको बिगाड़ें और फिर इसका इलाज कराएं? जी। और ऐसी भी दिक्कत आती है कि जब आप वो स्टेज पर आ चुके हैं जहाँ दिक्कत ज़्यादा बढ़ गई है, तो चलना फिरना भी अब मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल हो जाएगा, आप काम पे जाना। जो मेन वेरिकोज वेन की कॉम्प्लिकेशंस हम कहते हैं, एक तो ऑब्वियसली स्किन थोड़ी काली हो गई है, स्किन खराब हो गई है, दर्द, सूजन, इसमें कई बार ब्लीडिंग हो जाती है ना। ब्लीडिंग का एक मैं आपके सारे दर्शकों को जरूर बताना चाहूँगा कि वेरिकोज वेन में ब्लीडिंग का रिस्क बहुत होता है, क्योंकि नस फूली हुई है, उसमें प्रेशर बहुत होता है जी। कभी भी आपके नस पे खुजलाते हुए टॉवल से घिस दिया, नहाने के बाद बहुत अक्सर होता है, क्योंकि गर्म पानी से नहाए हैं, नसें और फूली हैं, ब्लीडिंग हो गई है, तो कभी भी ऐसा हो, हमेशा एक पिन पॉइंट होती है ब्लीडिंग, एंड कम से कम पिचकारी आधा मीटर दूर जाके गिरती है। ओह, इतनी तेज प्रेशर से ब्लीडिंग होती है। तो कभी भी ऐसा हो तो एक उंगली से उसको दबाएं, तुरंत अपने पैर को ऊपर रख के लेट जाएं, और 15 मिनट तक उंगली हटानी ही नहीं है। एक आदत होती है ना कि बिल्कुल ना करें ऐसे। 15 मिनट तक उसको दबा के एक उंगली से एक बूंद, एक छोटा सा जो पिन का डॉट होता है उतनी से बड़ा छेद होता है हमेशा, दबा के उसको 15 मिनट तक पैर को ऊपर रखें। एंड उसके बाद किसी को भी घर पे बोलें कि गरम, इसके ऊपर एक छोटी सी पट्टी करके टाइट गरम पट्टी बांध लें, जो क्रेप बैंडेज होती है, आई थिंक अधिकतर घर में मोच के लिए रखी होती है, टाइट एक पट्टी उसके ऊपर बांध दें, एक बूंद खून नहीं आएगा। और जहाँ आपने चारों तरफ घूमना शुरू किया, क्या हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया, किसको बुलाना है, क्या देखना है, आधा लीटर खून निकल जाएगा आपका शरीर से। तो बहुत ज़रूरी है ब्लीडिंग के लिए खासकर, एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेरिकोज वेन्स, कि आप एक उंगली से दबा के पैरों को ऊपर रख के टाइट गर्म पट्टी बांध दीजिए, एक बूंद बाहर नहीं आएगा, एंड फिर जाके डॉक्टर को दिखा दीजिए, इससे आप सेफ रहेंगे।
बिल्कुल। डॉक्टर साहब, क्या आज आप कोई ऐसी 3 बेस्ट मूवमेंट बता सकते हैं कि जो वैरिकोज वेन से पीड़ित अभी नहीं भी है, आगे उसको ना हो? क्या इसके लिए कोई बेस्ट मूवमेंट्स हैं जो हम रेगुलरली अपने आप से कर सकें ताकि हमारे जो पैर हैं वो स्वस्थ रहें? एब्सोल्युटली। नाउ पहली चीज़ तो ये है कि पैरों को ऊपर रखने की आदत डालें। कि कभी आप जैसे सो रहे हैं या आपको लगता है कि आज बहुत सुबह से शाम काम हुआ है, थकान है, तो पैरों के नीचे एक 8-9 इंच के तकिया लगा के सो जाएं। एंड तकिया भी जब लगाएं तो या सिर्फ ऐसा ना करें कि एड़ी के नीचे, तो उसको कोशिश करें कि पूरी पिंडलियों तक आपके पैरों तक आए, घुटने तक कभी सपोर्ट मिले। हल्का सा पैर 8-9 इंच के तकिए के ऊपर पैर रख के सोएंगे, यू फील बेटर। दूसरा, बहुत लोग हमारे तकिए से परेशान होते हैं तो हम कहते हैं कि दीवार पे टिका के आप थोड़ा सा ऊपर रख सकते हैं। दूसरा, बैठे हैं तो एड़ी को ऊपर नीचे करते रहें, हिलाते रहें, उंगलियों को रिगल करते रहें, पैरों की उंगलियों की। वो सारी चीज़ें आपकी काफ मसल्स को एक्शन में लाएंगी। काफ मसल जब भी एक्शन में आएगा आपका वेरिकोज वेन बनने की क्षमता कम हो जाएगी, या फिर है भी तो पैर हल्के हो जाएंगे, पैर को आपको बेहतर फील होगा। तीसरा, एक हल्के से सपोर्ट या पटरे से लेके उसके ऊपर खड़े होके एंड एड़ी को हवा में रखें। तो एड़ी को नीचे और ऊपर, नीचे एंड ऊपर, तो एक तरह की आपकी काफ मसल्स को ही आप एक्टिवेट कर रहे हो जी। उससे आपका धीरे धीरे करके पंपिंग ब्लड की बढ़ जाएगी, मसल्स की क्षमता इम्प्रूव हो जाएगी, तो आपका वेरिकोज वेन बिगड़ने के या फिर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। यहाँ बहुत सारी मिथ्स भी हैं वैरिकोज वेन से जुड़ी हुई, चलिए उसको भी आपसे पूछ लेते हैं। सबसे पहले आपने शुरुआत में ही कहा था कि ये जो हमारा वेन्स है, नसें हैं पैरों की, वो ब्लड फ्लो आपके हार्ट तक जाता है और वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो रहा है, उसी वजह से जो नसें हैं वो आपकी फूल रही हैं। और फूल रही हैं तो क्या वेरिकोज वेन्स के पेशेंट में बड़ी डर रहता है कि हमारे हार्ट तक क्या वो ब्लड फ्लो नहीं जा रहा? ब्लड फ्लो जा रहा है बट स्लो जा रहा है, तो फॉर्चुनेटली वेरिकोज वेन्स की वजह से हार्ट की कोई तकलीफ नहीं होगी। पर वेरिकोज वेन्स की वजह से आपको एक चांस होता है कि आपको डीप वेन थ्रोम्बोसिस ना हो जाए। तो बहुत सीवियर किसी को वेरिकोज वेन है, उसके ऊपर वो डिहाइड्रेशन हो जाए या बहुत टाइट जीन्स या कपड़े पहन लिए ऐसे आपने कि खून पूरा पैरों में रुक गया, तो उसके अंदर क्लॉट बनने का क्षमता हो जाती है, तो उसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं, या सुपरफिशियल वीनस थ्रोम्बोसिस। तो मतलब उसकी नसों में क्लॉट जम गया एंड वो क्लॉट टूट के कई बार लंग्स, हार्ट में और लंग्स में जा सकता है, जो जानलेवा भी हो सकता है। तो अपने आप में वेरिकोज वेन में वो डर नहीं है, बट वेरिकोज वेन्स की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, खासकर जो नेग्लेक्टेड वेरिकोज वेन्स है उनकी कॉम्प्लिकेशन की वजह से जान को खतरा बन सकता है। दूसरा सवाल मेरा ये है, जो मिथ्स जुड़ी हुई हैं वो ये कि क्या हाई हील्स पहनने से भी वेरिकोज वेन्स होती हैं? नहीं होती। आपके एड़ी में और पंजे में दर्द होगा बट वेरिकोज वेन में नहीं होगा। इनफैक्ट कुछ लोग कहते हैं कि हल्की हील्स, हल्की, नॉट 4 इंच वाली, हल्की हील से कई बार आपकी, क्योंकि काफ मसल्स को वो थोड़ा सा एक्टिवेट ज़्यादा करती हैं, तो थोड़ी सी मदद हो जाती है। बट सिर्फ हील्स इसलिए ना पहने कि आपको वेरिकोज वेन से बचना है। बेटर है कि आप स्टॉकिंग्स पहन लीजिए, आप प्रिकॉशंस ले लीजिए, चलना फिरना, एक्टिविटी बढ़ा लीजिए, दैट इज़ मोर हेल्पफुल। क्या टाइट कपड़े पहनने से भी वेरिकोज वेन्स हो सकती हैं? अगर बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े आप पहनने की आदत है, स्पेशली जो इस एरिया में टाइटनेस बना है आपके अपर थाई एरिया में, तो आपकी वेन्स में का फ्लो ऊपर नहीं हो पाएगा ठीक से, तो नीचे की वेन्स जब भी फूलेंगी तो आपको वेरिकोज वेन होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे। बट बहुत ज़्यादा कोरिलेशन नहीं है, बट येस देयर इज़ अ चांस दैट थोड़ा सा बिगड़ सकती है उसकी वजह से। शरीर में पहले से ही कोई जटिलताएं हैं या पहले से ही कोई बीमारियां चल रही हैं, तो क्या उसका भी कारण वेरिकोज वेन्स बन सकती हैं? बिल्कुल हो सकता है। जो पेशेंट्स को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहती हैं, जो बहुत स्ट्रेन करते हैं, बहुत खांसते हैं, तो उनको जैसे कोई भी इस तरह की हर्निया की प्रॉब्लम, या फिर जो आपकी पेट में कोई रसोली की सर्जरी हुई है जो नसों को दबा रही है, या फिर आपकी कोई पुरानी क्लॉटिंग हो चुकी है जी, तो आपको एक चांस है कि आपको वेरिकोज वेन आपकी उसकी वजह से हो सकती है, तो उसको सेकेंडरी वेरिकोज वेन्स कहते हैं। उसमें हमें प्राइमरी डिजीज़ को ट्रीट करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना वेरिकोज वेन को ट्रीट करना। ठीक, कि अगर आपको कोई पेट में रसोली है या फिर पेट में कोई वो ट्यूमर है जो नस को दबा रहा है, जिसकी वजह से आपके वेरिकोज वेन बन रही, जब तक आप उसको ठीक नहीं करेंगे वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट आसान नहीं होगा। जैसे हमने ये बात करी कि शरीर की कोई बीमारी की वजह से आपको वेरिकोज वेन्स हो सकती है, वैसे ही अगर आप पहले से ही वेरिकोज वेन्स हैं तो क्या आपको कोई और शरीर की बीमारी हो सकती है? वेरिकोज वेन से जैसे मैंने बताया कि क्लॉटिंग की वजह से आपके क्या कहते हैं आपके हार्ट में जाना, पल्मोनरी एम्बोलिज्म जिसे हम कहते हैं, वो हो सकता है। वेरिकोज वेन्स में कई बार जख्म बनने शुरू हो जाते हैं, उन जख्म में कभी भी इन्फेक्शन आ जाए तो वो जख्म ऊपर जा सकता है, उसको सेलुलाइटिस या फिर नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस बन जाता है।
जख्म अपने आप में बहुत डरावनी चीज़ हो जाती है, बिकॉज आप काम नहीं कर सकते, आप खड़े नहीं हो सकते, आप दर्द होता रहता है, ब्लीडिंग हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग उस वजह से हो सकती है। बट ये सारी वेरिकोज वेन्स वो हैं जो लोगों ने सालों सालों नेग्लेक्ट करी हैं एंड फिर ऐसे बिगड़ी हैं। और इसके बाद आते हैं देसी इलाज पे। कहा जाता है क्योंकि पैरों में दर्द होता है, नसें फूल जाती हैं, तो सबसे पहली चीज़ अगर घर पे कोई याद आती है तो या तो वो आती है पेन किलर्स या फिर आपको आता है तेल याद। तो कई लोग अलग अलग तरीके के तेल गरम करके फिर उसको लगाना, मसाज करना, या फिर गर्म पानी में पाँव डालना नमक के साथ, कहते हैं एप्सॉन सॉल्ट डालो तो उससे भी वेरिकोज वेन्स में फ़र्क पड़ जाता है। इन सब से कितना फ़र्क पड़ता है डॉक्टर साहब? सिवाय मसाज के, एंड वो भी जेंटल मसाज, वो भी नीचे से ऊपर की तरफ, बिकॉज खून दिल की तरफ नहीं जा रहा था। आप हल्की मसाज नीचे से ऊपर, चाहे तेल लगा के करें, गरम तेल नहीं, नॉर्मल तेल से आप हल्के हाथ से मालिश नीचे से ऊपर की करेंगे, आपको वेरिकोज वेन में फ़ायदा आएगा, पैरों में आपको हल्कापन लगेगा। एंड वो वही काम कर रहा है जो पैर ऊपर करने वाला चीज़ कर रही है आपकी, बिकॉज आप एक्स्ट्रा खून जो पैरों में इकट्ठा हुआ है उसको आपने दिल की तरफ कर दिया है, पुश कर दिया है जी। उसके सिवा और कोई चीज़ फ़ायदा नहीं करती। उसके सिवा तो सिर्फ आपको एप्सम सॉल्ट और वो सब से आपकी स्किन थोड़ी टाइट हो जाती है, तो आपको लगता है मेरी वेरिकोज वेन बेहतर होगी, बट एक्चुअल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए अब आ जाते हैं कि जब स्टेज आगे हो जाती है और सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाती है, कब सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है और क्या दवाइयों से इसका कोई इलाज संभव है? दवाइयाँ 10% 20% फ़ायदा करेंगी, बट वो सिर्फ आपके सिम्टम्स को बेहतर करने में, वो वेरिकोज वेन का इलाज नहीं है। पैरों में भारीपन आ रहा है, पैर थोड़े से फूल रहे हैं, आपके हल्का सा एक्स एंड पेन्स रहने लग गए हैं, तो दवाइयाँ थोड़ी बहुत उसमें फ़ायदा कर देंगी, बट वो वेरिकोज वेन का इलाज नहीं कर रही, क्योंकि वाल्व्स एक मैकेनिकल डिफेक्ट है। आपका घर का नल ख़राब होता है, लीक करता है, तो उसमें आप क्या दवाई डालते हैं? फाइनली तो डेंटिंग पेंटिंग ही होती है ना। तो जब तक आप उसकी डेंटिंग पेंटिंग नहीं करा रहे हैं या सर्जरी नहीं करा रहे हैं, एटलीस्ट आप उसमें पन्नी बांध देते हो, तो सेम पैरों में एक स्टॉकिंग्स पहन सकते हैं। तो जब तक आप सर्जरी नहीं करा रहे हैं, एटलीस्ट स्टॉकिंग पहन के आप उसको रोक सकते हैं। तो स्टॉकिंग एक टाइट जुराब होती है, मेडिकेटेड होती है, प्रॉपर नाप लेके बनाई जाती है। ये साइज स्मॉल मीडियम लार्ज से ना आप पहन पाओगे ना मैं पहन पाऊंगा। तो एक वेरिकोज वेन का एक प्रॉपरली पैरों का एक साइज़ लिया जाता है, क्योंकि स्टॉकिंग्स का बेसिक काम है कि आपके जो एंकल वाला एरिया उसमें 40 mm का एक प्रेशर दें, जो मिड काफ है उसमें 35 का दें, ऊपर 30 का दें। तो नीचे प्रेशर ज़्यादा होता है, ऊपर आते आते कम हो जाता है, तो खून ऑटोमेटिकली आपका ऊपर की तरफ पंप होगा जी। पर अगर कोई स्टॉकिंग्स अच्छी क्वालिटी की नहीं ली है, जिसमें ऊपर टाइट हो गया और नीचे ढीला हो गया, तो फिर आपके स्वेलिंग बढ़ जाएगी। अब जब सर्जरी हो ही गई है तो लोगों में एक तो पहले सर्जरी का डर रहता है कि सर्जरी नहीं करानी, अब सर्जरी करानी पड़ भी गई तो क्या एक और डर आ जाता है कि कहीं ये दिक्कत फिर से तो नहीं लौट आएगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। एंड होता क्या है कि सर्जरी में 3-4 तरह की सर्जरीज आ गई हैं। पहले तो ओपन सर्जरी हुआ करती थी, उससे बाद लेज़र आया, फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी आया, अब ग्लू थेरेपी आ गई है, इसको बेनासील या फिर इस तरह से। तीनों चारों जो न्यू सर्जरीज आई हैं बहुत अच्छी हैं। तो चांस ऑफ रिकरेंस तीनों में मिला के अगर मैं कहूँ तो करीब करीब 2 से 3% का रिस्क है अगले 5 से 10 साल में। तो रिकरेंस रेट आजकल न्यू सर्जिकल प्रोसीजर्स में बहुत कम हो गया। बट अगेन मेरा ये सारे दर्शकों के लिए ज़रूरी है कहना कि सर्जरी एक हर आदमी को ज़रूरत नहीं होती, हर वेन को एक सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छे वैस्कुलर सर्जन से मिलके आप उनसे डिस्कस करिए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है जी, क्यों है प्रॉब्लम। अगर आप सेकेंडरी कॉज की वजह से कर रहे हैं कि पेट में कोई गड़बड़ थी और सर्जरी वेरिकोज वेन की कर दी और उसका इलाज नहीं किया है, तो वो वापस आ जाएगी आपको। तो इसलिए पहले बेसिक ट्रीटमेंट में ये ज़रूरी है कि क्यों हुई, कहाँ से है वेरिकोज वेन, ऊपर के वाल्व्स ख़राब हैं, बीच के ख़राब हैं, अंदर के ख़राब हैं, एंड उसके हिसाब से सर्जरी का प्लान करना है। जी। 5 ऐसे प्रिकॉशंस बता दीजिए ताकि अगर कोई वेरिकोज वेन से पहले से ही पीड़ित है तो उसके लिए भी वो लाभदायक हो, और जो नहीं है उसको ना हो उसके लिए भी वो फ़ायदेमंद हो। पहली चीज़ मोटापे को कम करना है। ओबेसिटी इज़ द सिंगल प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ वेरिकोज वेन्स। मतलब एक ऐसी चीज़ जो हम हर आदमी कर सकता है वो है वेट कम करना। जी। दूसरा है एक्सरसाइज बढ़ाना। जितना आप चलते रहेंगे, जितना आपके पैर हरकत में रहेंगे, उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, बिकॉज आपकी वेन्स में को खून चलता रहेगा, चलते हुए खून में कभी कोई वेरिकोज वेन या क्लॉटिंग होने के रिस्क कम रहते हैं। तीसरा, एक जगह खड़े ना रहें।
जब भी मौका लगे पैरों को ऊपर रख लें, पैर हिलाते रहें, उंगलियां चलाते रहें, जिससे एक्टिविटी बनी रहे। ठीक। मैं तो इसलिए सिंपली कहता हूँ कि कभी टीवी देख रहे हैं तो सामने एक स्टूल के ऊपर पैर रख लीजिए, रात में सो रहे हैं तो एक मोटे तकिए के ऊपर रख लीजिए, आप सब्जी काट रहे हैं किचन में खड़े होकर, आप डाइनिंग टेबल पर बैठो, पैर ऊपर रखो, फिर काटो। तो जब मेंटली आप अलर्ट हो जाएंगे कि मुझे पैर ऊपर रखना है, तो ऑटोमेटिकली पैर बेहतर होता चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर यादव टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी वैरिकोज वेन से हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। प्लीज, थैंक यू वेरी मच। पैरों की उभरी नसें सिर्फ दिखने की समस्या नहीं है, बल्कि ये शरीर का अलार्म सिस्टम है। अगर समय रहते ध्यान दिया जाए तो वैरिकोज वेन्स को रोका भी जा सकता है। याद रखिएगा, दर्द सहना मजबूरी नहीं है और उम्र का असर कहकर बीमारी को टालना भी समझदारी नहीं है। आपने पैरों को आप सुनिए, क्योंकि वही आपको जिंदगी की दौड़ में आगे ले जाते हैं। टोटल हेल्थ पॉडकास्ट के इस एपिसोड में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।